नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। दोपहर 3 बजे के बुलेटिन में सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र के महाड़ रायगढ़ से ये खबर आ रही है, जहां पर पहाड़ दरकने की 3 घटनाओं में 36 लोगों की जान चली गई है। ये बेहद दर्दनाक खबर मिल रही है महाराष्ट्र के रायगढ़ से। यहां पर एक ही जगह से 32 शव बरामद हुए हैं। 4 शव साखर सुतारवाड़ी गांव से मिले हैं। पहाड़ दरकने की घटना बीती शाम की बताई जा रही है। 32 शव एक ही इलाके से बरामद हुए हैं। अधिकारियों के मुताबिक मलबे में 30 से 35 लोग और फंसे हो सकते हैं। अब तक 15 लोगों को यहां से बचाया गया है, रेस्क्यू किया गया है, लेकिन अभी भी 30 से 35 लोगों के और फंसे होने की आशंका है। मानसून का ये मौसम इस पूरे इलाके में ऐसी तबाही लेकर आया है जिसमें 36 लोगों की जान चली गई। 30 से 35 लोग अभी भी और फंसे हो सकते हैं। अभी भी तेजी से वहां पर रेस्क्यू मिशन चलाया जा रहा है, लेकिन प्राथमिकता इस वक्त ये कि जो लोग फंसे हैं उन्हें पहले सुरक्षित निकाला जा सके। 15 लोगों को हालांकि अब तक सुरक्षित निकाला गया है, लेकिन अभी भी 30 से 35 लोग वहां पर और हो सकते हैं, ऐसी खबरें इस वक्त निकल कर आ रही हैं। पहाड़ दरकने से ये भीषण आपदा इस इलाके में आई, जहां पर एक झटके में 36 लोगों की जान चली गई और अकेले एक ही इलाके से 32 शव बरामद हुए हैं। बेहद भयावह मंजर इस वक्त इस पूरे इलाके का दिखाई देता है, क्योंकि जहां तक भी नजर जाएगी मौसम बहुत खराब, और जिस तरह का सैलाब आया है बारिश के बाद और पहाड़ दरकने की जो घटना हुई है उसने 36 लोगों का जीवन छीन लिया। साखर सुतारवाड़ी ये गांव बताया जा रहा है जहां पर ये शव भी बरामद हुए। 30 से 35 लोग यहां अभी और फंसे हो सकते हैं। हालांकि वहां पर रेस्क्यू टीम्स तेजी से इस मिशन में जुटी हैं कि पहले जिंदगियों को बचाया जाए। जो लोग फंसे हैं या जिनके लापता होने की खबर मिल रही है उनको लेकर इंफॉर्मेशन मिले, लेकिन अभी तक कोई राहत भरी खबर या अच्छी जानकारी वहां से नहीं मिल पा रही है। चिंता लगातार बनी हुई है। बढ़ते आगे और रुक करते हैं इस वक्त पंजाब से जुड़ी बड़ी खबर का, क्योंकि पंजाब में काफी दिन के बाद ऐसी तस्वीर दिखी जिसका कांग्रेस को लंबा इंतजार था। सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस की कमान संभाली तो अमरिंदर का आशीर्वाद भी मिला। 126 दिन बाद अमरिंदर सिंह और सिद्धू साथ साथ नजर आए। कैप्टन को गुरु कबूल है। नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस की कमान संभाली तो अमरिंदर सिंह भी मंच पर आ गए। बधाई दी, सिद्धू से पुराने रिश्तों की दुहाई दी, पिता से दोस्ती की बात की, खुद को पिता तुल्य बताया और फिर बधाई भी दी। रल के लड़नी पऊ। नवजोत सुनो, ਇੱਥੇ लेनी पहला तो मैं इन्ना मेरा दसदा मैं इन्ना दा रिश्ता की है। रिश्ता इन्ना दा ये है कि 1963 दे विच इन्हां दा जन्म होया और 1963 विच मेरा IMA तो कमीशन होया और मैं चीन के बॉर्डर पर पहुंचा सी। इन्ना फर्क है साडा। और फिर इन्हां दे पिताजी और मेरे माता जी इकट्ठे रहे। पंजाब कांग्रेस की कमान संभालते ही सिद्धू फॉर्म में आ गए। माइक थामा तो सिद्धू ने किसान से लेकर जनता से जुड़े तमाम मुद्दों पर हुंकार भरी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एकजुट है, मेरा कोई ईगो नहीं है, विपक्ष कहीं भी नहीं टिकेगा, विरोधियों का बिस्तर गोल कर दूंगा। देखो जेड़ा विरोधी कहंदे सी आज कांग्रेस एक मुठ है, एक झुट है। एक मुठ है, एक झुट है। तो समुंदर है कार्यकर्ता, समुंदर है वर्कर, जिस सामने अस्तित्व खोना है। जिस तरह अणु के बिना परमाणु नहीं बन सकता, अणु के बिना परमाणु नहीं बन सकता, व्यक्ति के बिना समाज नहीं बन सकता, उस तरह कोई भी पार्टी
कार्यकर्ता और वर्कर के सहयोग के बिना नहीं बन सकता। अरे मेरी पग दे लड़ने और ऐलान करता नवजोत सिंह सिद्धू ए निमाणा जा वर्कर कि आज सारे पंजाब का कांग्रेस का वर्कर कांग्रेस का प्रधान बन गया। प्रधान मसला यह है कि अज पंजाब का किसान दिल्ली दियां बरूहां दे उत्ते बैठा है, जिनके मत से बनती हैं सरकारें, आज दर बदर सड़कों पे भटक रहे बेचारे। आज 126 दिन बाद सिद्धू और अमरिंदर का आमना सामना हुआ। पहले चाय पार्टी में मिले और फिर कांग्रेस दफ्तर में भी साथ साथ देखे गए, मंच पर साथ साथ बैठे। अब बड़ा सवाल है कि पंजाब के दो दिग्गज कांग्रेस नेताओं की मुलाकात तो हो गई, लेकिन क्या दिल भी मिले? सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। और अब बात टीएमसी सांसद के निलंबन की। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के हाथ से पेपर छीनकर फाड़ने के मामले में टीएमसी सांसद शांतनु सेन को राज्यसभा से बाहर कर दिया गया। शांतनु पूरे मॉनसून सत्र तक सदन से निलंबित रहेंगे। Please withdraw from the house. He has a culture of violence in Bengal. अगेंस्ट है और डेमोक्रेसी के फॉर है, वो कल्चर हम यहाँ लाने में बहुत खुश है। कल राज्यसभा में जो हुआ उससे हर कोई हैरान था। टीएमसी सांसद शांतनु सेन ने आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव के हाथ से बयान वाला पेपर छीनकर फाड़ दिया। आज सरकार के प्रस्ताव पर शांतनु को राज्यसभा से पूरे सत्र के लिए बाहर कर दिया गया। 24 घंटे में टीएमसी सांसद नप गए। आज राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होते ही आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने निलंबन प्रस्ताव का नोटिस दिया, जिसे लेकर काफी हो हल्ला हुआ। विपक्ष ने शोर शराबा शुरू कर दिया, लेकिन हंगामे के बीच ही शांतनु सेन को मॉनसून सत्र से बाहर करने पर फैसला ले लिया गया। What is happening in the house in the presence of the chair? That is taken note by me. Subsequently, what happened? This has not been brought to my notice except in the newspapers, please. So, Mr. No, you have made your point. Yes. That's what I'm saying. Even after the, please sit down, Mr. Derek, sit down. This is an important issue. Mr. Shantanu Sen, please withdraw from the house. टीएमसी फैसले का विरोध करती रही। डेरेक ओब्रायन अपना पक्ष रखते रहे। बाद में विपक्ष ने सभापति वेंकैया नायडू से मुलाकात की। इनमें कांग्रेस नेता जयराम रमेश, आनंद शर्मा भी शामिल थे। सभी ने वेंकैया नायडू से मांग की कि शांतनु सेन को भी अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। मामला कल तब गरमाया जब राज्यसभा में आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव पेगासस जासूसी कांड पर बयान दे रहे थे। वो कह रहे थे कि मॉनसून सत्र से ठीक पहले जासूसी की रिपोर्ट आना संयोग नहीं है। उनके बयान के वक्त विपक्ष का शोर शराबा जारी था। तभी टीएमसी सांसद शांतनु सेन आगे बढ़े और अश्विनी वैष्णव के हाथ से पेपर छीनकर हवा में लहरा दिया। घटना के बाद सरकार शांतनु सेन को सबक सिखाने के मूड में थी। सदन के नेता पीयूष गोयल, उप नेता मुख्तार अब्बास नकवी और संसदीय मामलों के राज्य मंत्री मुरलीधरन ने वेंकैया नायडू से मिलकर पूरे मामले की शिकायत की। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि टीएमसी की बंगाल में हिंसा की संस्कृति है, जो संसद में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे जिस तरह का वायलेंस किया है बंगाल में, उसी कल्चर को आज पार्लियामेंट में लेके आ रहे हैं। मेरा सीधा सा प्रश्न है, हम देश को, हमारी नेक्स्ट जनरेशन पार्लियामेंटेरियंस को, उनको क्या संदेश देना चाहिए? उधर शांतनु सेन ने केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी पर बदसलूकी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि टीएमसी सांसद बीच बचाव के लिए नहीं आते तो वो हाथ भी उठा देते। हरदीप सिंह पुरी जी, जो हमारा ऑनरेबल मिनिस्टर है, वो मेरे को बुलाया, जबकि मेरे को बुलाने का उनका बॉडी लैंग्वेज भी एकदम बुरा था। फिर भी आउट ऑफ माय जेस्चर हमने उनके पास गया। उसके बाद हमने कभी सोच भी नहीं सकता है कि एक मिनिस्टर होके जिस तरीके से वो मेरे को थ्रेट किया, वो मेरे ऊपर ऐसे फिंगर पॉइंटिंग करके
मेरे को जबरदस्ती थ्रेट किया। Not making a statement. I'm not the abusing type. Nothing like that happened. Sir, they said it on a presser, sir, that you... Good for them. शांतनु के निलंबन से टीएमसी ही नहीं विपक्ष भी नाराज है। यही वजह है कि सदन के नेता पीयूष गोयल ने विपक्ष की बैठक बुलाई, लेकिन बैठक में कोई पहुंचा ही नहीं। मौसमी सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। हालांकि टीएमसी के सांसद शांतनु सेन के निलंबन को लगातार गलत बता रहे हैं और इसको लेकर संसद में नियमों का हवाला भी दिया गया। तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच टकराव जारी है। शांतनु सेन राज्यसभा में भीतर बैठे हुए हैं। मैडम, कब तक बैठे रहेंगे शांतनु दादा? और बताया जा रहा है कि वो बाहर जाने को तैयार नहीं है। लगातार चेयरमैन, उप चेयरमैन भी बोल रहे हैं कि आप बाहर जाइए, अब सस्पेंड हो गए। तो क्या प्लान है? अभी नहीं जाएंगे जब तक उसको 2:30 तक तो एडजर्न हुआ अभी, लेकिन वो बाहर नहीं, वो अंदर ही बैठे रहेंगे। क्योंकि सस्पेंड का मतलब क्या है? आप बाद में बोलोगे, अगर चलो कुछ किया, जिसके साथ हुआ नहीं, जिस मिनिस्टर के वो पेपर फाड़ा, दूसरा मिनिस्टर आपको उसको गाली दे रही, गाली तक पहुँच गई। ये भी तो अभी स्पीकर, उनका स्पीकर बोल रहे वो हाउस एडजर्न के बाद हुआ, वो मैंने देखा नहीं। लेकिन रियलिटी तो वो है ही, रियलिटी तो उनको भी मालूम है क्या हुआ था। तो बैठे रहेंगे क्योंकि वो तो सस्पेंड हो गए पूरे मानसून सत्र। अभी तो रहेंगे बेटा, चलो देखते जब तक का मार्शल आए तब तक तो रहेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किस तरह से तृणमूल ने एकदम से आक्रामक रवैया इख्तियार कर लिया है। जब तक मार्शल नहीं आएंगे तब तक शांतनु सेन राज्यसभा छोड़ के बाहर नहीं जाएंगे। कैमरा पर्सन संजीव के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली, आज तक। आज से बीएसपी का ब्राह्मण सम्मेलन शुरू हो गया है। यूपी विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण मतदाताओं को लुभाने के लिए मायावती ने एक बार फिर सोशल इंजीनियरिंग का दांव चला। अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर में बीएसपी नेता सतीश चंद्र मिश्रा ने पूजा पाठ के बाद वादा किया कि अगर बीएसपी की सरकार बनी तो श्री राम का भव्य मंदिर बनाया जाएगा। पूरे उत्तर प्रदेश में, तो उस संबंध में जो हमने कार्यक्रम शुरू किया, पूरे प्रदेश में हर जिले में जाएंगे, हर जिले में, और लगातार निकलेंगे। तो शुरुआत हमने अयोध्या से की है, भगवान श्री राम लला का आशीर्वाद लेते हुए, और आज बजरंगबली के फिर उनके बाद आशीर्वाद लिया। दोनों लोगों का आशीर्वाद हमको प्राप्त हो गया है और मुझे पूरा ये उम्मीद है कि भगवान श्री राम की कृपा से और बजरंगबली की आशीर्वाद से ये पूरा अभियान हमारा उत्तर प्रदेश का बहुत सफल होगा और 2022 में हम लोग बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार में। देखिए हम लोगों को बराबर याद आए, ब्राह्मण समाज थोड़ा इधर उधर हो गया था, वो बल्कि अब की बार वापस आकर के कह रहा है कि हमसे जो हम लोग गलत चले गए थे, हम लोग वापस वहीं आना चाहते हैं जिस पार्टी ने पूरा सम्मान दिया था। किसान आंदोलन के मामले पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर बातचीत का न्योता दिया। तोमर ने कहा कि किसान बातचीत का प्रस्ताव लेकर आएं तो हम तैयार हैं। किसका फोन है? हमारा है। उसका है। एक ओपनिंग कर लीजिए। नहीं ठीक है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर साहब किसान धरने पे हैं। कल जिस तरीके का रिएक्शन मीनाक्षी लेखी का आया, जो मंत्री हैं, उन्होंने जिस तरीके के शब्दों को उपयोग किया किसानों को लेकर, उससे किसान आहत है, नाराज है। भारत सरकार किसानों के साथ पूरी संवेदनशीलता के साथ चर्चा करने को तैयार है। हम लोगों ने 11 दौर की वार्ता यूनियन के साथ किए और यूनियन को ये भी कहा है कि हमने जो प्रस्ताव दिए अगर वो मंजूर आपको नहीं है तो उसके अतिरिक्त जो भी प्रस्ताव हो वो आप लेके आओ, लेकिन तो हम चर्चा करेंगे। वो ये कह रहे हैं कि जो शब्द मीनाक्षी लेखी ने प्रयोग किए वो इस तरीके के शब्दों का प्रयोग तो किसानों के लिए नहीं होना चाहिए था। अपोजिशन भी यही बात है। क्योंकि दरअसल क्या है कि किसी का शब्द मेरे मुंह में मत डालो, कुल मिला के मैं क्या कह रहा हूँ उस पर ध्यान दो। क्या जल्द से जल्द ये माना जाए कि सरकार की तरफ से किसानों को एक बार फिर से प्रस्ताव भेजा जाएगा बातचीत के लिए? नहीं, मैंने बहुत साफ कहा है, भारत सरकार ने वार्ता करते समय उनके जितने बिंदु आपत्तिजनक लगते थे
उन पर चर्चा करने, निराकरण करने के लिए उनको आश्वस्त किया और साथ ही ये भी कहा था कि हम 1.5 साल तक कानून के स्थगित कर सकते हैं। कमेटी बना लो, चर्चा कर लो, कौन सा क्लॉज किसानों के लिए आपत्तिजनक है उस पर चर्चा करके। पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश उसके अकेले बूते की बात नहीं है, इसमें उसे अपने हमदर्दों की पूरी मदद मिल रही है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन और तुर्की की मदद से पाकिस्तान भारत के खिलाफ ड्रोन ब्रिगेड तैयार करने में जुटा है। पाकिस्तान से सटी सरहद पर ड्रोन पहले भी मंडराते देखे गए हैं, लेकिन पाकिस्तान भारत में आतंक के एक्सपोर्ट का नया हाईवे तैयार कर रहा है। इसका पहली बार बड़ा खुलासा 27 जून को हुआ, जब जम्मू एयरफोर्स स्टेशन और इसके नजदीक ड्रोन के जरिए 2 धमाके किए गए। एनआईए अभी भी इस हमले की जांच कर रही है, लेकिन अब तक जितने सुराग मिले हैं उससे ये शक पुख्ता हो रहा है कि पाकिस्तान ने भारत में ड्रोन अटैक के लिए अपनी जमीन पर पूरा ढांचा ही खड़ा कर लिया है और इसमें उसे विदेशों से मदद मिल रही है। हिंदुस्तान के मिलिट्री टारगेट्स को टारगेट करने के लिए पाकिस्तान अटैक ड्रोन ब्रिगेड बना रहा है। इसमें वो टर्की का मदद ले रहा है और चीन से मदद ले रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि खतरा कितना है। खतरा उससे और गंभीर हो जाता है क्योंकि पाकिस्तान की आईएसआई और आर्मी ये ड्रोन्स लश्कर तौबा और जैश को सप्लाई कर रहे हैं बहुत बड़े क्वांटिटी में। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक आईएसआई और पाकिस्तान रेंजर्स ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अपनी तरफ शकरगढ़ लॉन्च पैड के एक ड्रोन स्टेशन को तैयार किया है। इस स्टेशन से लगातार हथियार सप्लाई और भारतीय इलाके की रेकी के लिए ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान 2 ड्रोन ब्रिगेड भी तैयार कर रहा है। ये दोनों ब्रिगेड पीओके में तैनात करने की तैयारी है। ड्रोन ब्रिगेड तैयार करने में पाकिस्तान के सबसे करीबी चीन और तुर्की मदद कर रहे हैं। ड्रोन सप्लाई के लिए जुलाई में तुर्की और पाकिस्तान के सेनाध्यक्षों की एक बैठक भी हुई थी। जुलाई में ही चीन का एक एक्सपर्ट प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान जा चुका है। चीन से मिले कुछ ड्रोन में हाल ही में पाकिस्तान ने मिसाइल असेंबल करने का परीक्षण भी किया है। ड्रोन के साथ एक पेलोड था जिसका वजन तकरीबन 5 किलो था और जो बहुत अच्छे तरीके से पैक्ड था। उस पे एक आईडी थी जो तकरीबन तैयार हालात में थी। सिर्फ तार जोड़ के उसको प्लेस करने की जरूरत थी और वो आईडी में धमाका हो जाता। पाकिस्तान और उसके आतंकी खैरख्वाहों की इस साजिश की भनक भारतीय एजेंसियों को पहले भी थी, लेकिन जम्मू एयरफोर्स स्टेशन की घटना के बाद इस पर मुहर लग गई। लिहाजा भारत ने अपनी तैयारियां भी इसी हिसाब से शुरू कर दी। जम्मू में एंटी ड्रोन सिस्टम तैयार कर दिया गया है। सरहद के नजदीक भी इसी तरह का सिस्टम तैयार करने की तैयारी है। इसके अलावा जम्मू और श्रीनगर समेत जम्मू कश्मीर के ज्यादातर जिलों में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी लगा दी गई है। तब से वायुसेना स्टेशन पर आतंकियों ने ड्रोन के जरिए हमले करवाए हैं, तब से सुरक्षा एजेंसियों की जो है चिंता बढ़ गई है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ कि ड्रोन का प्रयोग जो है आतंकी वारदात करवाने के लिए किया गया। फिलहाल जो है सुरक्षा की समीक्षा हो रही है समूचे जम्मू कश्मीर में। हमने देखा है कि यहाँ पर जो है एंटी ड्रोन सिस्टम भी इंस्टॉल किया गया है। खासतौर पर जो संवेदनशील सैन्य ठिकाने हैं वहां पर फिलहाल जो है जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों को जो है बहुत बड़ी सफलता मिली है। आतंकी वारदात जो थी, जो होने वाली थी, जो हो सकती थी, उसको विफल कर दिया गया है। भारत सरकार पाकिस्तान की इस नई आसमानी शरारत को जल्द से जल्द नेस्ता नाबूद करने की तैयारी में है। गृह मंत्री अमित शाह इसका साफ इशारा दे चुके हैं। भारत को अस्थिर करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आतंकियों का नया हथियार बन सकता है। इस खतरे से निपटने के लिए डीआरडीओ स्वदेशी एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। हम बहुत जल्द ड्रोन को टारगेट करके नष्ट करने की एयरफोर्स स्टेशन में धमाके को लेकर जांच चल रही है। सबसे अहम है हमले में ड्रोन का इस्तेमाल। जिस जगह धमाका हुआ वहां से पाकिस्तान से लगी सीमा 14 किलोमीटर दूर है और ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि धमाके का पाकिस्तान कनेक्शन है या नहीं। पाकिस्तान ने रची ड्रोन वाली साजिश। सीमा पार से विस्फोटक वाले ड्रोन ने भरी उड़ान। जम्मू धमाके का आतंकी कनेक्शन।
पाकिस्तान को हिंदुस्तान की अमन शांति पसंद नहीं। वो किसी भी तरह से आतंकवाद की आड़ में घाटी में हिंसा फैलाने पर आमादा रहा है। कभी आतंकियों की घुसपैठ तो कभी पत्थरबाजों के कंधे पर बंदूक रखकर हिंसा, कभी ड्रोन से जासूसी वाली साजिश। ऐसे में जम्मू हमले को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या ड्रोन से हमले की साजिश पाकिस्तान ने रची? क्या सीमा पार से ड्रोन से विस्फोटक गिराकर धमाका किया गया? जम्मू में भारतीय वायुसेना के हवाई अड्डे पर जो धमाका हुआ है उसमें एक महत्वपूर्ण बात अब तक सामने आई है, जिसके मुताबिक इन ड्रोन्स में सेफ चार्जेस का इस्तेमाल किया गया था, जिसका मतलब है वहां पर जो हेलीकॉप्टर और दूसरे महत्वपूर्ण साजो सामान रखा गया था उसको निश्चित टारगेट करके ये इन हमलों को अंजाम दिया गया। इससे पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत साफ तौर पर कह चुके हैं कि पाकिस्तान सरहद से लगातार भारतीय सीमा में हथियार और विस्फोटक ड्रोन के जरिए भेजे जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक पड़ोसी मुल्क में मौजूद आतंकी संगठनों ने हाल ही में कुछ ड्रोन खरीदे हैं। उन ड्रोन की क्षमता ऐसी है कि वो 20 किलो तक विस्फोटक या दूसरे सामान लेकर उड़ सकते हैं और उनकी उड़ान क्षमता करीब 25 किलोमीटर तक है। ड्रोन की यह खरीद चीन से की गई। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की सेना ने खुद आतंकवादियों को ट्रेन किया। ट्रेनिंग दी गई है कि कैसे आईईडी को ड्रोन की मदद से एक खास लक्ष्य पर गिराया जा सके। एलओसी पर इतनी सतर्कता है कि पाकिस्तान आतंकियों की घुसपैठ हिंदुस्तान में करवा नहीं पा रहा है। दूसरा, चूंकि युद्ध विराम भी चल रहा है, 100 दिन से ज्यादा हो गए हैं और इसीलिए गोलियों की आड़ लेकर भी ये आतंकी नहीं आ पा रहे हैं। अब ड्रोन का इस्तेमाल अलग अलग इलाकों में हमने देखा है कि किस तरीके से पाकिस्तान ड्रग्स या हथियार के लिए करने की चेष्टा करता है, जिसे रोक दिया जाता है। लेकिन इस तरह का इस्तेमाल, इसके पीछे भी एक बहुत अहम कड़ी है, वो ये कि पाकिस्तानी आतंकी संगठनों ने चीन से हाल ही में ऐसे ड्रोन अर्जित किए हैं जो 20 किलो पेलोड ले जाने में सक्षम है, 25 किलोमीटर तक का सफर कर सकते हैं ये। जिस जगह पर दोनों धमाके हुए हैं वो पाकिस्तान से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से महज 14 किलोमीटर दूर है। यानी 14 किलोमीटर के बाद सरहद के उस पार पल रहे आतंकी संगठनों का हाथ होने की थ्योरी को खारिज नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान एकदम बौखलाया हुआ है, तो लगता है कि जो टेररिस्ट हैं उनके आका के ऊपर में चलते हैं, उनका ये काम हो सकता है, लेकिन इसको इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि हम अपने सेंसिटिव एरियाज को प्रोटेक्ट करें, अलर्ट रहें। देश में अब तक आतंकी हमले में ड्रोन का इस्तेमाल होने की खबर नहीं, लेकिन पहली बार इन खबरों ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। आज की तारीख में हमारे पास एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी और ऐसा सिस्टम फुली इफेक्टिव नहीं है। इंडियन नेवी स्मार्ट शूटर स्मैश 2000 प्लस खरीदने की कोशिश कर रही है और एयरफोर्स और आर्मी के लिए स्मार्ट शूटर इजराइल से खरीदने के लिए कोशिश हो रही है, बातचीत चल रही है। डीआरडीओ ने सिस्टम डेवलप किया है, बट वो फुली तरह से अभी इफेक्टिव ग्राउंड पे नहीं है। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के अंदर 2 धमाकों से कई और सवाल उठ रहे हैं। वैसे ड्रोन से हमले की चिंता को लेकर भारत की तैयारी पहले से रही है, लेकिन जम्मू हमले के आतंकी कनेक्शन को लेकर पिक्चर अभी साफ नहीं है। दिल्ली से मंजीत नेगी और श्वेता सिंह के साथ सुनील जी भट्ट, जम्मू आज तक। महाराष्ट्र के रायगढ़ में पहाड़ दरकने की वजह से जो हादसा हुआ उसमें 36 लोगों की मौत हुई है और जो परिस्थितियां अभी वहां ग्राउंड पर बनी हुई है उसे लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बात की। रायगढ़ हादसे में 36 लोगों ने जान गंवाई है। गृहमंत्री ने इस बातचीत में उद्धव सरकार को हर संभव मदद की पेशकश भी की है। 32 लोगों के शव एक ही जगह से मिले हैं, जबकि अभी भी 30 से 35 लोगों के फंसे होने की आशंका है। मौसम बिगड़ने के बाद जो तबाही का मंजर इस इलाके में दिखाई दिया उसकी झलक भी आपको लगातार हम दिखा रहे हैं, लेकिन 36 लोगों का यूं एक झटके में चले जाना, यकीन कर पाना इस घटना पर मुश्किल है। लेकिन जो हालात वहां पर बिगड़े मानसून के इस वक्त में, परिस्थितियां वहां पर बेहद गंभीर होते हुए और ऐसे में गृहमंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री को हर संभव मदद की पेशकश की। बारिश जिस तरह से बेशुमार आफत महाराष्ट्र के इन इलाकों में लेकर आई है उसकी वजह से रत्नागिरी, ठाणे, कोल्हापुर, नागपुर, अकोला, सतारा, नासिक में आफत बरसी है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एनडीआरएफ और कोस्ट गार्ड को उतारना पड़ा है।
मूसलाधार और आफत बेशुमार। चंद्रपुर जिले की ये तस्वीरें देखिए। गढ़चांदुर शहर के पास उफनते नाले को पार करने की कोशिश इस युवक पर भारी पड़ गई। तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है, युवक ने 1-2 बार संभलने की कोशिश की, लेकिन लहरों का उफान इतना तेज था कि वो संभल नहीं पाया और पानी में बह गया। शुक्र है वहां मौजूद लोगों ने उसे बचा लिया। कोल्हापुर जिले के चंदगढ़ तहसील के कटलगे खुर्द की ये तस्वीर देखिए। बाइक सवार युवक को पानी भरा रास्ता पार करना भारी पड़ गया। पानी की तेज धार में युवक बह गया। ये ठाणे के भिवंडी की तस्वीर है। मूसलाधार बारिश से भिवंडी इलाका कल पानी पानी हो गया। लोगों के घरों में पानी घुस गया। घरों से लोगों को बचाने के लिए आपदा मोचन बल को लगाना पड़ा। टीडीआरएफ के जवानों को देखिए, किस तरह लोगों को निकालकर सुरक्षित ठिकानों पर ले जा रहे हैं। कोल्हापुर में ये रेस्क्यू ऑपरेशन किसी नदी में नहीं हो रहा, बल्कि ये ऑपरेशन कोल्हापुर राजपुतवाड़ी हाईवे की है। रात करीब 3 बजे कर्नाटक राज्य परिवहन निगम की बस बाढ़ के पानी में फंस गई थी। बस पर 25 लोग सवार थे। उन्हें बचाने के लिए बोट के साथ एनडीआरएफ के जवानों को आना पड़ा। कोल्हापुर में पिछले 2 दिनों में मूसलाधार बारिश हुई है। इतनी बारिश कि पंचगंगा नदी का जलस्तर करीब 45 फीट 7 इंच तक पहुंच गया। मूसलाधार बारिश से नागपुर में भी त्राहिमाम है। आसमान से बादल बरसे तो नागपुर की हिगना नदी में उफान आ गया। बाढ़ के पानी में फंसे एक शख्स को एसडीआरएफ की टीम ने बड़ी मुश्किल से बचाया। नागपुर से कुछ और भी हैरान करने वाली तस्वीरें आई हैं। भारी बारिश से शहर के दक्षिण और पश्चिम हिस्से को जोड़ने वाला सबवे पानी से लबालब हो गया। नागपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र सावनेर में मूसलाधार बारिश की वजह से कोलार नदी में जलस्तर बढ़ गया। तस्वीरें देखिए, किस तरह मंदिर और घाटों पर पानी ही पानी है। महाराष्ट्र के कई इलाकों से बाढ़, बारिश और रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें आ रही है। ये तस्वीर रायगढ़ के केम्बुर्ली गांव की है, जहां बाढ़ से बचाव के लिए कोस्ट गार्ड की टीम बुलाई गई है। महाड रायगढ़ में बाढ़ में फंसे लोगों तक पहुंचने के लिए कोस्ट गार्ड के जवान हेलीकॉप्टर की मदद भी ले रहे हैं। कोस्ट गार्ड के जवान बाढ़ में फंसे लोगों तक जरूरी सामान भी पहुंचा रहे हैं। कुल मिलाकर महाराष्ट्र के कई जिलों में हालात भयावह हैं। आज और कल भी यहां भारी बारिश का अनुमान है। आज तक ब्यूरो। महाराष्ट्र के पुणे जैसे बड़े शहरों के साथ अमरावती, सतारा और रत्नागिरी में बाढ़ और बारिश ने हालात बिगाड़ दिए। लोग जोखिम उठाकर रास्ते पार कर रहे हैं। लगातार बारिश से डैम लबालब है और पानी छोड़े जाने से उफनती नदियां खतरा बन गई हैं। कोंकण इलाके समेत महाराष्ट्र के आधा दर्जन जिलों में बाढ़ ने कहर बरपा रखा है। उफनती नदियां डरा रही हैं और जिंदगी दुश्वार हो चली है। ये अमरावती जिले की तस्वीरें हैं। नदी पुल के ऊपर से बह रही है
और इस तूफानी पानी के बीच से एक ट्रैक्टर ट्रॉली गुजर रही है। इस ट्रैक्टर ट्रॉली पर कई लोग सवार हैं। पानी का रौद्र रूप देखकर समझा जा सकता है कि ये कितना बड़ा जोखिम है। कभी भी हादसा हो सकता है, लेकिन लोग जान जोखिम में डालकर भी नदी को इस तरह ट्रैक्टर ट्रॉली से पार कर रहे हैं, क्योंकि कोई और चारा है ही नहीं। सैकड़ों लोग नदी के दोनों किनारे पर खड़े होकर देख रहे हैं कि ट्रैक्टर ट्रॉली दूसरी तरफ पहुंच पाती है या नहीं। गनीमत रही कि ट्रॉली में सवार लोग सही सलामत दूसरे किनारे पर पहुंच गए। जिस अमरावती जिले की ये तस्वीरें हैं, वहां बाढ़ की वजह से कई गांव शहर से कट गए हैं। ध्वनी और सिकंदरा तहसीलों का सबसे ज्यादा बुरा हाल है। पूर्णा डैम के पूरे 9 दरवाजे खोल दिए गए हैं। नदी किनारे के गांव को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। मेलघाट की सबसे बड़ी शिवना नदी उफान पर बह रही है, जिसकी उपनदियों का जलस्तर बढ़ गया है। महाराष्ट्र के शहरों, जिलों से लगातार बाढ़ में फंसे लोगों को निकाला जा रहा है। ये कोल्हापुर के चिखाली इलाके की तस्वीरें हैं, जहां पूरे शहर में पानी भरा है। नावों के जरिए एनडीआरएफ फंसे हुए लोगों को निकाल रहा है। लोग घरों में कैद हैं और मदद का इंतजार कर रहे हैं। कोया नगर में बाढ़ की ये तस्वीरें डराने वाली हैं। दूर तक पानी नजर आ रहा है। नदियों में उफान और इस सब के बीच कोया नगर में जमकर लैंडस्लाइड हो रहा है। ये तस्वीरें कराड़ चिपलून हाईवे की है, जिस पर पहाड़ों का मलबा आकर गिरा है। पूरा हाईवे बंद हो गया। इतना मलबा गिरा कि इसको हटाने में वक्त लगेगा। लैंडस्लाइड की वजह से कई हादसे हो रहे हैं, जैसे ये टेम्पो हाईवे से सीधे नीचे जा गिरा। पुणे की तस्वीरें भी किसी का भी दिल बैठा देंगी। शहर के बीच से गुजरने वाली मूथा नदी का लेवल इतना बढ़ चुका है कि अब ये अंदेशे पैदा कर रही है। शहर के लोग डरे सहमे नदी में लगातार बढ़ रहा पानी का स्तर देख रहे हैं। खड़गवासला डैम से पानी छोड़ने से शहर की मूथा नदी में बाढ़ आ गई है। कुछ हादसे भी हुए हैं, जिसकी गवाही ये कार दे रही है। उधर सतारा में महाराष्ट्र को बिजली देने वाले सतारा जिले का कोयना बांध भर गया है। यहाँ से हर सेकंड 11,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। इलाके में बारिश का हाल ये है कि बीते 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। कोयना में ही 610 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। कोयना के साथ महाबलेश्वर नवाजा में भी जमकर बारिश हो रही है। कोयना के साथ दूसरे बांध भी लबालब भर गए हैं। सतारा में घर में खाना खा रहे ये माँ बेटे बाढ़ में बह गए। हादसा सतारा के बाई तहसील में हुआ। अचानक मूसलाधार बारिश के बाद पहाड़ी से आया तेज रफ्तार पानी दोनों को बहा ले गया। महाराष्ट्र के कई जिलों में एनडीआरएफ से लेकर कोस्ट गार्ड तक की टीमें रेस्क्यू में लगी हैं। भारी बारिश लगातार होते रहने से ये ऑपरेशन बड़ी चुनौती बन गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। कल चिपलून से सैलाब की हाहाकारी तस्वीरें सामने आई। पानी घरों की पहली मंजिल तक पहुंच गया था, लेकिन आज चिपलून की तस्वीर कुछ और है। बाढ़ का पानी उतरा तो बर्बादी की बदरंग तस्वीर बाहर आ गई। ये महाराष्ट्र के रत्नागिरी का चिपलून इलाका है। ये तस्वीर कल की है। लगातार बारिश के बाद ऐसा लग रहा है कि मानो चिपलून बारिश में डूब गया है। ये यहाँ का बस अड्डा है। बसों की सिर्फ छत नजर आ रही है। बारिश ने चिपलून में ऐसा तांडव किया कि लोग अपने घर में फंस गए। लहरें घरों की पहली मंजिल को छूने पर आमादा थी। दूर दूर तक पानी के सिवा कुछ नजर नहीं आया। अब आज की तस्वीर देख लीजिए। पानी उतर गया तो सामने आया बर्बादी का मंजर। चारों तरफ कीचड़ बिखरा हुआ है।
दुकान, घर, गाड़ियां सब कीचड़ से सने हुए हैं। तो यहाँ चिपलून के खरड़ी इलाके में मैं हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी का जो स्तर है वो कम होते जा रहा है और बारिश कभी रुकती है तो कभी जोर से शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ के स्थानिक लोगों को क्या कहना है, उनसे बात करते हैं। नाम बताइए सर। सुरेश शंकर काते। सुरेश जी, यहाँ पर पानी कितना था? अब एक फ्लोर पूरा पैकअप हो गया। जहाँ पर हम खड़े हैं तकरीबन 10-15 फीट पानी था। 15 फीट पानी था। 15 फीट से ऐसा जो नुकसान हुआ है, ये जो खरड़ी इलाका है, किस प्रकार की बाजार है, क्या क्या दुकानें होती है यहाँ पर? हर प्रकार के बाजार है उधर। और इस वक्त हमारे पास बड़ी खबर आ रही है। राज कुंद्रा के घर मुंबई पुलिस की टीम पहुंची है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। शिल्पा शेट्टी के घर, माफ कीजिए, क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मुंबई से मिल रही है। पुलिस की टीम राज कुंद्रा के घर भी मौजूद। हाल ही में राज कुंद्रा की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस रिमांड पर उन्हें भेजा गया था। पोर्नोग्राफी फिल्म्स और कंटेंट परोसने का ये पूरा मामला, जिसमें पुलिस उन्हें किंग पिंग मान रही है, मुख्य भूमिका में मान रही है। गंभीर आरोप के तहत गिरफ्तार हुए राज कुंद्रा और उसके बाद ये एक और बड़ा एक्शन। 27 जुलाई तक राज कुंद्रा की पुलिस कस्टडी इसके साथ बढ़ गई है। खबर यह भी निकलकर सामने आ रही है कि शिल्पा शेट्टी से भी पूछताछ हो सकती है। क्राइम ब्रांच की टीम अभी पहुंची है। कोरोना काल ने हेल्थ इंश्योरेंस के प्रति लोगों को जागरूक किया है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान अप्रैल-जून तिमाही में हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस लेने वालों की संख्या में जोरदार इजाफा हुआ, लेकिन मोटर इंश्योरेंस में इस दौरान मामूली बढ़ोतरी ही देखने को मिली। देश में बीमा कंपनियों के प्रीमियम कलेक्शन के आंकड़ों ने कई सेक्टर्स की तस्वीरों में हुए बदलावों का जिक्र किया है। केयर रेटिंग्स की रिपोर्ट के मुताबिक बीमा प्रीमियम के कलेक्शन के आंकड़ों से जाहिर होता है कि अब ये सेक्टर प्री कोविड स्तर पर लौट रहा है। दरअसल साधारण बीमा कंपनियों का प्रीमियम कलेक्शन अप्रैल-जून में तिमाही में 13.8% बढ़कर 44,436 करोड़ रुपए हो गया है। इसकी मुख्य वजह है हेल्थ सेक्टर में कोविड-19 की वजह से प्रीमियम कलेक्शन में 31% की बढ़ोतरी हुई है। यानी कोविड ने लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों के बारे न्यारे कर दिए हैं। हेल्थ सेक्टर से जुड़े लोग भी मानते हैं कि कोरोना ने लोगों में इंश्योरेंस को लेकर जागरूकता पैदा की है। रिपोर्ट के मुताबिक स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र की कंपनियों का प्रीमियम 2021-22 की अप्रैल-जून तिमाही में 30.9% के उछाल के साथ 17,497.1 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। कुल इंश्योरेंस कलेक्शन में स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र 39.4% की हिस्सेदारी के साथ प्रीमियम कलेक्शन में सबसे आगे रहा। हालांकि इंश्योरेंस कलेक्शन में बड़ी हिस्सेदारी रखने वाला मोटर इंश्योरेंस अब लगातार पिछड़ रहा है। इससे साफ संकेत मिलते हैं कि वाहनों की बिक्री कोरोना काल में दबाव में रही है। रिपोर्ट के मुताबिक मोटर इंश्योरेंस के प्रीमियम कलेक्शन में महज 3.1% की बढ़ोतरी हुई है। अब इसकी कुल इंश्योरेंस में हिस्सेदारी घटकर 30.7% रह गई है, जो पिछले साल अप्रैल-जून में 38.3% थी। दूसरी लहर में ऑटो फाइनेंस कंपनियों ने भी बड़े पैमाने पर ईएमआई में डिफॉल्ट के मामले रिपोर्ट किए हैं। ऑटो सेक्टर में गिरावट की वजह आर्थिक चिंता को भी बढ़ा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। बेहतरीन शुरुआत के बाद देश के करीब 40% हिस्से में मानसून कमजोर पड़ गया। इससे चावल और सोयाबीन समेत कई फसलों की बुआई पर असर पड़ा है। माना जा रहा है कि अगर मानसून की ये बेरुखी जल्द दूर नहीं हुई तो फिर लोगों को महंगाई के रौद्र रूप का सामना करना पड़ सकता है। बीते कुछ दिनों से पेट्रोल डीजल की कीमतों के स्थिर रहने से लोगों को मामूली ही सही लेकिन राहत जरूर मिली है। जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें पिछले दिनों कम हुई हैं, उससे आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम में भी कमी आ सकती है। लेकिन ये खुशखबरी आने से पहले ही मॉनसून ने महंगाई का खतरा बढ़ा दिया है। दरअसल कमजोर मॉनसून ने देश में रफ्तार पकड़ रहे आर्थिक सुधारों की स्पीड धीमी पड़ने की आशंका बढ़ गई है। देश में आधे से ज्यादा किसान खेती के लिए बारिश के भरोसे हैं।
लेकिन कमजोर मानसून से इनकी उपज को खतरा पहुंचने का अंदेशा है, जिससे देश में खाद्य पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी का डर बढ़ गया है। भारत में खुदरा महंगाई पहले ही आरबीआई के 6% के लक्ष्य के पार चल रही है। जब कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती हैं तो भारत में बढ़ जाती हैं, लेकिन कम होने के दौर में कम नहीं हो पाती। पहले डीजल पर सब्सिडी मिलती थी, किसानों को, ट्रांसपोर्टरों को उससे राहत थी, वो सब्सिडी खत्म हो गई है। दूसरा, जब कमजोर मानसून है, ऐसे में जो नदियों को जोड़ने की हमारी एक परिकल्पना है, उस पर सरकार को काम करने की आवश्यकता है। बहुत नेचुरल रिसोर्स है हमारा, जो वर्षा जल है, ये ज्यादातर बेकार चला जाता है। आमतौर पर 1 जून से केरल से शुरू होकर देश के दूसरे हिस्सों में पहुंचने वाला मॉनसून शुरुआत में औसत से ज्यादा बारिश के बाद पिछले 3 हफ्तों से शांत है। भारत के 41% इलाके में औसत से कम बारिश दर्ज की गई है। इस देरी की वजह से चावल, कपास और सोयाबीन जैसी फसलों की बुआई पर असर पड़ा है। मॉनसून की बेरुखी से आने वाले समय में खेती से आमदनी और ग्रामीण डिमांड की कमी आने की आशंका बढ़ गई है। देश में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर पहले ही कोरोना वायरस की वजह से बदहाली के दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में देश की अर्थव्यवस्था में 18% का योगदान देने वाले कृषि सेक्टर की बदहाली से दिक्कतें और बढ़ सकती हैं। 3 हफ्ते मानसून लेट चल रहा है। इसकी वजह से जो खरीफ की फसलें हैं, धान विशेष तौर पर, और मक्का या कपास, मूंगफली आदि, इन सब फसलों पर इसका असर पड़ेगा। अब निर्भर करता है, आगे मानसून अगर बेहतर रहता है तो हो सकता है कुछ थोड़ी भरपाई इसकी हो जाए। जुलाई से अगस्त का मॉनसून देश में फसलों की बुआई और उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आसमानी बारिश और कमजोर बुआई के चलते उत्पादन पर असर पड़ सकता है। इससे महंगाई बढ़ने का जोखिम है। आज तक ब्यूरो।